हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास से हमने केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर बात शुरू की थी, जिसमें हमने ये देखा कि केंद्र और राज्यों को कौन कौन से क्षेत्रों में टैक्स लगाने की पावर्स हैं। तो उसको समझने के बाद में हमने निधियों पर भी बात की थी, संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधियाँ क्या होती हैं। इन सब पर डिस्कस करने के बाद में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो हम देखेंगे राजस्व का वितरण, यानी जो सरकार के पास में पैसा आता है उसको कैसे बांटा जाता है, और सहायतार्थ अनुदान क्या है, यानी ग्रांट्स और एड्स क्या हैं। तो इन दोनों टॉपिक पे आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हम डिस्कशन में लाएंगे वो इस तरह से हैं। कौन कौन से इसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे, यहाँ पे हम एक कैटलॉग बना देते हैं। तो यहाँ पे जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो 268 पढ़ेंगे, 268 ए पढ़ेंगे, 269 यानी 269 पढ़ेंगे, 269 ए पढ़ेंगे, और 270, 271, 275 और 282। ये जो इतने आर्टिकल हैं 268, 268 का, 269, 269 का, 270, 271, ये राजस्व के वितरण से संबंधित हैं। इनमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसे का बंटवारा है वो कैसे किया जाएगा। 275 और 282 में हम जो है अनुदान के विषय में पढ़ेंगे, कौन कौन से अनुदान हैं, किस प्रकार से वो दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्व के वितरण पर बात करें। अगर राजस्व का वितरण किस तरह से होता है तो उसको देखें ज़रा। राजस्व का वितरण, पीछे की क्लास में आपने देखा था कि केंद्र और राज्य दोनों के पास में टैक्स लगाने की पावर्स होती हैं। इसका मतलब यह है कि खजाने में दोनों के पैसे जा रहे हैं, तो कौन से पैसे बांटे जाएंगे, यानी कौन सा राजस्व बटेगा, कौन सा राजस्व नहीं बटेगा। तो सबसे पहले हम राज्य की बात कर लेते हैं और संघ की बात कर लेते हैं। दो प्रकार के टैक्स हो गए। जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है उसको संघीय कर, यूनियन टैक्सेस कहा जाता है, और जो राज्य टैक्स लगाते हैं उनको राज्य कर या स्टेट टैक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टेट टैक्स की बात कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है राज्य कर, राज्य कर या स्टेट टैक्स। राज्य कर कौन लगाता है? इसको राज्य लगाते हैं, राज्य लगाते हैं, और इसको राज्य ही प्रयोग करते हैं, राज्य उपभोग करते हैं। इसका एप्रोप्रिएशन भी इसका जो है राज्य ही करते हैं। राज्य लगाते हैं, संग्रहित भी करते हैं यानी उसको इकट्ठा भी करते हैं, और उपभोग भी करते हैं यानी एप्रोप्रिएशन भी जो है राज्य ही करते हैं। और इस टैक्स को बांटा नहीं जाता है, यह वितरित नहीं होता है, वितरित नहीं, यानी राज्य स्वयं अपने पास रखते हैं, स्वयं अपने पास रखते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको तो इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। जो राज्य टैक्स लगाएंगे, राज्य कौन कौन सी चीज़ों पर टैक्स लगाते हैं, जो राज्य सूची में विषय हैं उन पर, जैसे कि कृषि पर है, कृषि की संबंधित कोई भी, जैसे राजस्व कृषि पे जो लगता है, भू लगान वगैरह जो भी है, तो जो भी टैक्स लगेगा वो सब किसके पास जाएगा? राज्य के पास में जाएगा। मनोरंजन पे है, एल्कोहल पे है, प्रसाधन सामग्री पे है, इस तरह के जुआ, सट्टा, लॉटरी, बहुत से टॉपिक हैं जो राज्य के उसमें आते हैं अंतर्गत में। उन सब पर जो भी टैक्स लगाएगा वो राज्य लगाएंगे, राज्य ही संग्रहित करेंगे यानी उसको कलेक्ट करेंगे, राज्य ही उसका एप्रोप्रिएशन भी करेंगे, उपभोग भी करेंगे। इसको बांटा नहीं जाएगा, यानी सेंटर का इसमें हिस्सा नहीं होगा, और राज्य स्वयं इसको अपने पास रखेंगे। तो ये तो हो गया राज्य की बात। अब हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय कर हैं, यानी उसको आप कहेंगे संघीय कर, संघीय कर, यूनियन टैक्स। अब यूनियन टैक्स आपने देखा था कि इसको कौन लगाता है? इसको जो है संघ सरकार लगाती है, संघ लगाता है। यूनियन टैक्स जो होते हैं इसको लगाने का काम, यानी कि लेविड बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा किए जाएंगे? संघ सरकार के द्वारा जो है लगाए जाएंगे। इसको वसूलेगा कौन? संग्रहण इसका कौन करेगा? संग्रहण इसका कुछ मामलों में केंद्र भी करता है और कुछ मामलों में इसका राज्य भी करता है। यानी केंद्र और राज्य, हो सकता है किसी टैक्स को केंद्र ही करे, हो सकता है केंद्र और राज्य मिलके करें, या हो सकता है कि केंद्र राज्य से कह दे कि इस संघ को वसूल लीजिए। यानी कि इसको लगाने का काम तो, यानी कितना टैक्स लिया जाएगा वो तो संघ तय करता है, लेकिन इसको दोनों ही वसूल सकते हैं। अब ये कौन वसूलेगा, इसको भी हम राजस्व के वितरण में देखेंगे। और इसका उपभोग कौन करेगा, यानी कि इसका वितरण होगा या नहीं, तो इसका जो है उपभोग यानी वितरण होता है, वितरण किया जाएगा। देखिए, राज्य में केंद्र का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन यहाँ जब उपभोग की बात आएगी तो ये वितरण किया जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य में, केंद्र और राज्य के बीच में जो है ये टैक्स बांटा जाएगा। तो अब यहाँ पर जब हम पढ़ने वाले हैं राजस्व का वितरण, तो इसका मतलब ये है कि वितरण सिर्फ एक ही टैक्स का होगा, जो संघीय टैक्स हैं उसका वितरण होगा। यहाँ पर जो है वितरण नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे कि राज्य जो टैक्स लगाता है राज्य के मामलों में उसका वितरण नहीं होता है। केंद्र जो टैक्स लगाता है, जैसे कि आयकर है, इनकम पर टैक्स केंद्र लगाता है, जैसे कि निगम कर है यानी कारपोरेट टैक्स है, ये सब जो टैक्स लगाएगा संघ सूची के विषय पर उसको बांटा जाएगा। तो अब ये बंटवारा कैसे होगा, उसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 268 से लेकर 271 तक प्रावधान किए गए हैं और इन सब में अलग अलग बातें हैं जो आपको आर्टिकल वाइज हम बताएंगे कि कैसे बटेगा ये। अब जीएसटी वगैरह सब इसी में आ जाएगा। 269A में जो है IGST की बात की गई है, बटने वाला कर जो है। बाकी जो जीएसटी हैं, जीएसटी को हम अलग से एक क्लास पूरी देंगे। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है, ये नया भी ला गया, 2016 में लाया गया 101वें संविधान संशोधन से। ये जो टैक्स है इसके विषय में अलग से क्लास होगी नेक्स्ट। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो टैक्स के कैसे बंटवारा होगा उस पर बात करेंगे। जीएसटी जो विषय है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास में पावर होती है कि वो टैक्स यानी जीएसटी लगा सकते हैं। तो जीएसटी को हम अलग से पूरा डिटेल में पढ़ ही लेंगे, यहाँ पर हम इस पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संघीय टैक्स को कैसे बांटा जाता है। ये बात आशा है आपको समझ में आ गई होगी कि स्टेट वाला नहीं बटेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम आर्टिकल 268 को देखेंगे। आर्टिकल 268 क्या कहता है? अब देखिए, तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है टैक्स को लेवी कौन करेगा, यानी कौन इसको लगाएगा, किस सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। फिर दूसरी चीज़ होती है टैक्स को कौन कलेक्ट करेगा, यानी इसका संग्रहण कौन करेगा। और तीसरी चीज़ होती है कि कौन इसका एप्रोप्रिएशन करेगा, एप्रोप्रिएट कौन करेगा, यानी आप कह सकते हो उपभोग कौन करेगा, खर्च कौन करेगा, इसे उपभोग कौन करेगा। तीन बातें होती हैं, लेविड बाई, कलेक्टेड बाई एंड एप्रोप्रिएटेड बाई। अब देखिए, राज्य में तो सीधी सी बात है, राज्य में तो तीनों चीज़ें किसके अंडर में है, राज्य के अंडर में है, राज्य ही लगाता है, राज्य ही उसको खर्च करता है। सेंटर वाले में लगाने वाली बॉडी तो सभी में सेंटर ही होगी, यानी उस टैक्स को लेविड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। जितना भी आर्टिकल है चाहे 260 से यहाँ तक सभी में लेविड बाई क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इस टैक्स को कौन लगाएगा, संघ सरकार लगाएगी। लेकिन कलेक्टेड बाई में बॉडी बदलती जाएंगी, कुछ में केंद्र कलेक्ट करेगा, कुछ में केंद्र और राज्य दोनों मिलके कलेक्ट करेंगे, और कुछ में जो है सिर्फ राज्य को मौका दिया जाएगा कि वो कलेक्ट करे। खर्च कौन करेगा, खर्च के लिए भी अलग अलग आर्टिकल में प्रावधान है कि उसको खर्च संघ करेगा या राज्य करेगा या दोनों करेंगे या बंटवारा किया जाएगा, किसकी सिफारिश पे किया जाएगा, ये सब कुछ जो है हम इन आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। तो तीन चीज़ों का जिक्र आपको करना होगा। तो देखिए, आर्टिकल 268 जो है वो बताता है कि इसमें कौन से कर आते हैं। आर्टिकल 268 में जो है
संघ सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, यानी कि संघ कर लगाता है। ठीक है, वसूलेगा कौन? तो इसको राज्य कर संग्रहित करेगा, संग्रहित करता है। और खर्च इसको कौन करेगा? ये आप लिखें, उपभोग कौन करेगा इसको? तो इसको तीसरी चीज़ लिखेंगे, उपभोग राज्य द्वारा किया जाता है। उपभोग इसका राज्य द्वारा किया जाता है। तीनों बातें आ गई। लगाने का काम संघ करेगा, वसूलने का काम राज्य करेगा, और उपयोग कौन करेगा? राज्य करेगा, संघ नहीं करेगा। टैक्स संघ सूची का है। तो 268 में ऐसे कर बताए गए हैं। तो वो कौन से कर हैं? कुछ एग्जाम्पल आपको देने होंगे। कौन से कर हैं जो आर्टिकल 268 के तहत आते हैं? तो इसमें देखिए, स्टाम्प शुल्क होती है जो संघ सूची के विषयों पर ली जाती है। देखिए, ये संघ कर लगा रहा है तो इसका मतलब है कि ये विषय तो संघ सूची के ही होंगे। तो स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची के विषयों पर ली जाती है। तो संघ सूची के विषय जैसे आप कह सकते हो, जैसे शेयर, चेक, बीमा, ये सब संघ सूची के विषय हैं। बैंकिंग संघ सूची में आता है, बीमा, शेयर बाजार, ये सब संघ सूची में आता है। तो इन आदि आप लिख दें, बहुत उदाहरण हैं। आदि के अंतरण, लेन देन पे अंतरण पर स्टाम्प शुल्क। तो जो स्टाम्प शुल्क लिया जाता है, देखिए स्टाम्प शुल्क को भी मुद्दे उठते रहते हैं कि इसको भी जीएसटी के दायरे में ले आया जाए, लेकिन अभी तक तो स्टाम्प शुल्क अलग ही है। तो इसमें जो है देखिए, शेयर पे है, चेक है, बीमा है इत्यादि पे जो अंतरण पे यानी लेन देन पे इनके जो स्टाम्प शुल्क लगता है, तो स्टाम्प शुल्क कौन लगाएगा? संघ सरकार लगाएगी। इसको वसूलेगा कौन? राज्य। और ये पैसा किसके पास जाएगा? तो ये राज्य ही इसको खर्च करेगा। और है एक, तो ये उदाहरण हो गया। एक उदाहरण है जैसे औषधि उपयोग के लिए जो चीज़ें होती हैं, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री, जिसमें जो है इसमें एल्कोहल भी आ जाता है। एल्कोहल एवं नारकोटिक्स जो ड्रग्स होते हैं, इस दवाइयों के लिए मादक पदार्थ आप कह सकते हो, टिक्स भी शामिल हैं इसमें। इन पर जो कर लगेगा, औषधि एवं प्रसाधन की सामग्री पर जो टैक्स लगेगा, देखिए ये चीज़ें भी अभी जीएसटी से बाहर हैं। ये जो एल्कोहल वगैरह है, नारकोटिक्स के जो है, इन पर भी जीएसटी नहीं लगता है, तो इसमें शामिल किया गया है। बाकी औषधि एवं प्रसाधन पर भी कर लगते हैं। तो इन पर भी जो कर लगेगा वो संघ सरकार लगाती है और इसको राज्य वसूलता है और खर्च करता है। तो इस तरह के जो टैक्स हैं वो आर्टिकल 268 के तहत आते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इन सभी आर्टिकल्स में आपको ये बताना है कि कौन कर लगाता है और कौन। देखिए लगाएगा तो हमेशा सेंटर ही, क्योंकि ये सब सेंटर वाले में ही बंटवारा होता है। तो देखिए बंटवारा हो गया। अगर बंटवारे की बात हम करें तो संघ सरकार का टैक्स था, लेकिन उसमें बंटवारे में पूरा का पूरा हिस्सा राज्य को दे दिया गया है, सेंटर को नहीं मिलेगा। यानी इन चीज़ों में से अभी इसीलिए आप देखते हो कि अल्कोहल वगैरह की जो शराब की दुकानें वगैरह होती हैं, आबकारी विभाग, तो उससे जो भी टैक्स आता है वो लगाता है केंद्र सरकार, लेकिन वो मिलता है पूरा पूरा राज्य सरकार को, और राज्य ही सरकार उसको वसूलती भी है अपने तरीक़ों से। तो ये हो गया 268 का प्रावधान। अब आते हैं 268A की तरफ। 268A जो है उसमें आपको कुछ खास नहीं, क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया है। इसमें आप देखें क्या था, इसमें सेवा कर को लाया गया था। देखिए आर्टिकल 268 का या ए। अब देखिए इस संघ ही इस कर को लगाएगा तो सभी में संघ ही। इसको वसूलेगा कौन, यानी इसका आप कह सकते हो संग्रहण कौन करेगा, संग्रहण। तो देखिए लगाने का काम
संघ ने किया और इसके संग्रहण का काम जो है वो केंद्र एवं राज्य दोनों करते हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों, इसके अंतर्गत जो भी टैक्स आते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट मिलके उसको कलेक्ट करते हैं और इसका उपयोग भी जो है दोनों करते हैं, केंद्र एवं राज्य दोनों इसका उपयोग करते हैं। अब इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पे क्या था, इसमें था सेवा कर, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बाद में, लेकिन वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल भी ये ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इसमें जो है सेवा कर को रखा गया था और इसको जो है 101वां संशोधन किया गया। 101वां संविधान जो है संशोधन करके जो है सेवा कर समाप्त कर दिया गया है। सेवा कर का प्रावधान समाप्त है, प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तो इसकी जगह क्या लाया गया है, इसकी जगह जीएसटी लाया गया है। अब देखिए जीएसटी बहुत सी चीज़ों के, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसको जो है नाम ही इसका है वस्तु एवं सेवा कर, तो अलग से सेवा कर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब जो वस्तुओं का है और साथ में सेवा कर का है, एक ही में जो है जीएसटी ले आया गया, वस्तु एवं सेवा कर। तो अलग से जो सेवा कर का प्रावधान जो है आर्टिकल 268 का के तहत रखा गया था, उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है 101वां संशोधन, क्योंकि इसको किस में शामिल कर दिया गया है, जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। और जीएसटी को हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। जीएसटी जो है आर्टिकल 246A के तहत जो है जीएसटी का प्रावधान रखा गया है। इसमें दोनों ही सरकारों को पावर दी गई है टैक्स लगाने की। और जीएसटी कितने प्रकार की होती है, क्या इसके प्रावधान है, इसको हम डिटेल पूरा क्लास करेंगे। तो आर्टिकल 268 में क्या है, इसको केंद्र एवं राज्य दोनों लगाते हैं, दोनों वसूलते नहीं, दोनों इसको एकत्रित करते हैं, दोनों उपयोग करते हैं, लेकिन लगाने का काम संघ का रहता है। तो हमारे दो आर्टिकल ये हो गए। अब देखें 269 और 269A दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप देखें 269 और 269A, इसमें क्या रखा गया है, कौन से टैक्स इसके अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 269 इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, इसमें कहा गया है कि टैक्स का एक ऐसा समूह होगा जिसको कौन लगाएगा, तो इसको लगाने का कार्य जो है केंद्र सरकार करेगी, संघ, वो तो पहले ही आपको पता है कि संघ लगाएगा टैक्स। इसको संग्रहित कौन करेगा, संग्रहण, तो संग्रहण भी संघ करेगा। इसका उपयोग कौन करेगा, एप्रोप्रिएशन कौन करेगा, खर्च कौन करेगा, कुछ भी शब्द आप लिखें। उपभोग कौन करेगा, तो उपभोग जो है इसका राज्य करेंगे, यानी कि राज्य को दे दिया जाएगा। देखिए जो पहला हमने पढ़ा था 268, तो 268 में राज्य ही वसूलता था और राज्य खर्च करता था। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि इसको वसूलेगा संघ, लेकिन ये दे देगा राज्य को, वसूल करके उसे दे दिया जाएगा। थोड़ा सा अंतर है 268 और 269 में, कि यहाँ पर वसूलने का काम भी संघ ही करेगा, लेकिन उपभोग राज्य इसमें भी करेंगे, उसमें भी करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसमें है अंतर्राज्यीय व्यापार, जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार होता है। अभी देखिए IGST का भी कॉन्सेप्ट आएगा यहीं से निकल करके। तो इसमें जो है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में जो है जो क्रय एवं विक्रय होता है, क्रय एवं विक्रय, इसमें समाचार पत्रों को छोड़ करके बात की गई है। समाचार पत्र को छोड़कर क्रय विक्रय जो होता है, इस पर कर जो लगेगा इसको केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र ही सरकार वसूलेगी, लेकिन इसको दे देगी किसे, राज्य को। तो एक चीज़ ये देखिए आपने। दूसरा आप देखिए इसी में अंतर्राज्यीय पारेषण जो होता है, यानी वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाएगी तो उस पर भी टैक्स लगता है। अंतर्राज्यीय
वस्तुओं के पारेषण पर, वस्तुओं के पारेषण यानी वहाँ भेजना पर कर, इस तरह का जो कर होगा, पारेषण पर कर और यहाँ क्रय विक्रय कर। अब आप एक जीएसटी से इसको ज़रा कंफ्यूज करेंगे कि जो जीएसटी का प्रावधान आया है, जीएसटी में एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी क्रय विक्रय पर, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत जो क्रय विक्रय होता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे बिहार में वस्तु बनी लेकिन उसे मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है या अन्य किसी प्रदेश भेजा जाता है, तो वो अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया। तो अंतर्राज्यीय व्यापार पर जब जीएसटी लगती है तो वहाँ पर एक आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे कि उसको केंद्र सरकार वसूलती है और बाद में राज्य को दे देती है। तो फिर ये क्या है, क्या ये आईजीएसटी ही है? नहीं, ये थोड़ा सा आईजीएसटी से भिन्न है कि जहाँ पर जीएसटी नहीं लगा हुआ है वहाँ पर अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में क्रय विक्रय होता है, समाचार पत्रों को छोड़कर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, राज्य को देगी वसूल करके। और वस्तुओं के पारेषण, जैसे रेलवे वगैरह से जो वस्तुएं भेजी जाती हैं या बंदरगाहों से अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य, तो उसको भेजने में भी फेरी पे जो है टैक्स लगते हैं, तो वो टैक्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पर जीएसटी नहीं लग रहा है, यहाँ पर जीएसटी नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये दूसरे कर हैं। लेकिन यहीं पर आर्टिकल जब आ जाएगा आपका आर्टिकल 269A, अब आ जाएगा आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में जोड़ा गया है ये अनुच्छेद। ये जो है 101वां, इसको डिटेल में हमको पढ़ना भी है। 101वां संविधान संशोधन से जब जीएसटी लाया गया तब इसको भी जोड़ा गया है, इसमें क्या है, तो इसमें भी वही है, इसमें जो है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य पर, देखिए ये सिर्फ वस्तुओं की बात करता है, ये सिर्फ वस्तु की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आया है इसमें वस्तु एवं सेवा दोनों को सम्मिलित कर लिया गया है। तो यहाँ 269 में आपका लाया गया है अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य पर कर, और इसको कहा गया है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी सेंटर की जीएसटी और स्टेट की जीएसटी का सम्मिलित रूप होता है आईजीएसटी, यानी इसमें जो है दोनों हो जाते हैं और ये वसूलता है संघ और उसको बांटता है राज्य के साथ में। तो ये हो गया आपका 269A। अब 270 पे आते हैं। 270 एक बड़ा आय का स्रोत है जहाँ पर बहुत से टैक्सेस हैं, यानी संघ सूची में जो बचे हुए बचे, देखिए 268, 268A, 269, 269A, इसके अंतर्गत अभी आपने थोड़े से टैक्स देखे हैं, थोड़े थोड़े, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी संघ सूची में टैक्स बचेंगे वो सब 270 के तहत जो है उसके लिए प्रावधान किया गया है कि वो कैसे बांटा जाएगा। तो आप उसको देखें 270 क्या है। टू 270 के तहत जो है क्या प्रावधान है। आर्टिकल 270 ये क्या कहता है? ये कहता है कि इसके अंतर्गत जिन टैक्स की बात की जा रही है वो संघ लगाएगा, लगाने का काम तो सभी संघ करेगा, संग्रहण भी संघ ही करेगा, लेकिन इसका उपभोग कैसे होगा वो वितरित किया जाएगा। इसको जो है केंद्र एवं राज्य के मध्य, राज्य में वितरित किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। वित्त आयोग की सिफारिश पर आप लिख सकते हैं, हालांकि ये कॉमन सी बात है, वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र एवं राज्य में वितरित किया जाएगा। तो इसमें कौन से टैक्स आते हैं? इसमें देखिए आप लिखोगे कि आर्टिकल 268
1 तो हमने बताया सेवा कर समाप्ति हो गया, 269, 269A और अभी आप पढ़ोगे 271, 271 के अतिरिक्त संघ सूची के विषयों पर कर, विषयों पर सभी टैक्स, यानी कि ये सभी टैक्स तो संघ सूची के ही हैं, क्योंकि हमने बताया ना संघ सूची वाले ही बंटवारा होना है। तो आपने 268 में बंटवारा देख लिया, राज्यों को मिल गया, 268(1) ख़त्म ही हो गया, 269 और 269A ये भी जो है राज्यों, 269 पूरा राज्य के साथ गया, 269A में जीएसटी परिषद आएगी, उसमें IGST का जो है वो हम आगे देखेंगे। 270 क्या कह रहा है कि जो बचा, यानी 68 में जो हमने बता दिया, 269 में बता दिया, 269A और 271 में जो भी हम बताएंगे, उतने टैक्सेस को छोड़ करके जो अन्य टैक्स बचे हैं संघ सूची के, जैसे इनकम टैक्स है और भी बहुत से टैक्स हैं, वो सब टैक्स इसके अंतर्गत आएंगे 270 के अंतर्गत। तो इन सब टैक्स को संघ लगाएगा। जैसे आय पर टैक्स कौन लगाता है? संघ लगाता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आयकर, जैसे आयकर। अब आयकर जब भी कभी बात करें तो आप हमेशा याद रखें कि ये कृषि को छोड़ करके होती है, क्योंकि कृषि जो है वो स्टेट के पास आ जाता है। तो अगर भूमि पे कोई कर लगाना है तो राज्य लगाएगी। ये इनकम जो होती व्यक्ति की, उसकी बात की जा रही, कृषि वाली को छोड़ करके इनकम। तो इसको जो है बांटा जाएगा, केंद्र एवं राज्य के साथ में इसको वितरित किया जाएगा। और वितरण के लिए सलाह कैसे, कितना क्या है, वो वित्त आयोग की सिफारिश पर होगा। तो हम वित्त आयोग को भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका 270। अब 271 जो है वो क्या है? 271 में कुछ अधिभार लगाने की बात की गई है और जो कुछ सेस वगैरह हैं इनका प्रावधान है इसमें 271 में। आर्टिकल 271 ये क्या कहता है? 271 क्या कहता है? देखिए, कुछ शुल्कों एवं करों पर संघ के प्रयोजन के लिए, संघ के प्रयोजन हेतु अधिभार, सरचार्ज, ये क्या है? देखिए, संघ के प्रयोजन के लिए है, इसका मतलब इसका उपभोग तो संघ ही करेगा, यानी इसको लगाएगा कौन? संघ लगाएगा। और इसको वसूलेगा कौन? संघ वसूलेगा। और प्रयोजन कौन करेगा इसका, यानी इसको कौन उपयोग करेगा? तो वो भी संघ ही करेगा। इसको संघ को पावर दिया गया है 271 के तहत। अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है शुल्क एवं करों पर अधिभार। अधिभार क्या होते हैं? अधिभार जो होते हैं वो टैक्स पर टैक्स होते हैं, टैक्स पर टैक्स, यानी कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए सरकार जो है सरचार्ज लगा सकती है जो टैक्स के ऊपर लगता है। यानी कि जैसे कि मैं टैक्स पेयर हूँ, ये सरचार्ज जो है वो उसी व्यक्ति पर लगेगा जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। जो टैक्स नहीं दे रहा है उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लाएगा, क्योंकि ये टैक्स पर टैक्स है। तो जब टैक्स ही आप नहीं दे रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स कैसे दोगे? तो जितना ज़्यादा टैक्स जो व्यक्ति दे रहा होता है उसके ऊपर उतना ही सरचार्ज भी आता है। तो सरचार्ज लगाए जा सकते हैं। सरचार्ज क्या होते हैं आप इसको लिख लें, अधिभार। अधिभार, सरचार्ज। सरचार्ज क्या होते हैं? सरचार्ज एक सीमा से अधिक, एक सीमा से अधिक कर यानी टैक्स पर कर लगाया जाता है। यानी कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप टैक्स दे रहे हैं तो उसके ऊपर, टैक्स के ऊपर फिर टैक्स लगाया जाएगा, उसको सरचार्ज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो लोग ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास बहुत इनकम आ रही है और वो उनका टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, तो उस टैक्स के ऊपर भी कुछ परसेंट टैक्स लगा दिया जाता है कि इतना आप और दीजिए,
ताकि जो है किसी विशेष आवश्यकता, देखिए यहाँ पे लिखा ना कि कुछ ये विशेष प्रयोजन के लिए है, संघ कुछ विशेष काम के लिए इसको लेता है और उसको खर्च करता है। इसका मतलब है ये करदाता पे ही लगता है, करदाता पर ही लगता है। जो व्यक्ति पहले से टैक्स दे ही नहीं रहा है तो उसके ऊपर सरचार्ज आने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि ये अधिक टैक्स देने वालों पर ही लगता है। दूसरी चीज़ है, इसे किसी प्रयोजन पर खर्च किया जा सकता है, किसी प्रयोजन पर खर्च कर सकते हैं। यानी कि सरचार्ज सरकार ने लगा दिया है, वो सरचार्ज सरकार के पास पहुंचेगा, सरकार उसे किसी भी फील्ड में खर्च करे, चाहे वो गरीबी दूर करने के लिए खर्च करे, वो किसी महामारी पे खर्च करे, किसी योजना में कहीं भी उसको वो खर्च करे, वो सरकार की मर्जी पर है। ऐसा नहीं है कि उसको किसी विशेष प्रयोजन पे ही खर्च करना है। लेकिन एक होता है सेस, एक होता है सेस, CESS। सेस क्या होता है? सेस भी टैक्स पर टैक्स है, ये भी जो है टैक्स पर टैक्स होता है, लेकिन ये जो है सभी को देना पड़ता है, यानी ये सबको देना पड़ेगा। जैसे कि इस पेन पे टैक्स जो आप देते हो, इस टैक्स पे ही टैक्स लगा दिया जाए तो इस पेन को तो सब खरीदेंगे। इसको ऐसा तो है नहीं कि इसको अमीर खरीदेगा, गरीब नहीं खरीदेगा। यहाँ पर तो कर तो वही व्यक्ति देगा जो ज़्यादा अमीर है, और जो गरीब है वो टैक्स दे ही नहीं रहा है इनकम पे, तो उस पर अधिभार नहीं आएगा। लेकिन सेस जो होता है वो सेस सबको देना पड़ता है, वो चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या करदाता हो, सबको देना पड़ता है। तो ये जो सेस होता है ये भी टैक्स पर ही टैक्स है, ये भी टैक्स पर ही टैक्स है, अधिभार भी। तो ये सभी पर लगता है, सभी पर लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसको विशेष इनकम के ऊपर लगाना है। तो इसमें क्या अंतर है फिर? इसमें और इसमें एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर यह है कि जो आपका अधिभार है वो किसी भी प्रयोजन पे खर्च किया जा सकता है, लेकिन ये जो सेस होता है ये किसी काम विशेष के लिए लगाया जाता है। सरकार बताती है कि इस अमुक काम के लिए हम इतना % सेस ले रहे हैं आपसे, जैसे कि स्वच्छ भारत के लिए हम ले रहे हैं, स्वच्छता के लिए ले रहे हैं, या विशेष मान लिया भी किसी खास कोई बहुत सुनामी आ गई या उसके महामारी आ गई, उसके लिए सरकार ने कहा कि इतना पॉइंट इतने % हम लेंगे ताकि इसको हम आगे मैनेज करेंगे। तो विशेष काम के लिए लिया जाता है और काम को पहले बताया जाता है, और फिर वो पैसा आप कहीं भी नहीं खर्च कर सकते हैं, उसको आप उसी प्रयोजन पे खर्च करेंगे। यानी कि ये जो सेस होता है वो जिस कार्य के लिए लगाया जाता है उसी पर खर्च होता है, उसी पर खर्च करना होता है। तो ये आपका सेस और अधिभार में अंतर हो जाएगा। तो ये अधिभार जो है वो आर्टिकल 271 के तहत जो है वो संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार लगाया जा सकता है। सेस का बंटवारा हो सकता है, सेस तो बांटा भी जाता है, सेस राज्यों को भी दिया जाता है, लेकिन ये अधिभार जो लेती है विशेष संघ के प्रयोजन के लिए, वो जो है आपका संघ के पास में ही रहेगा। तो इसको एक बार समराइज़ कर लें। यहाँ पे आर्टिकल जो लिखे हैं देखिए, आर्टिकल 268 से लेकर के 271 तक एक बात कॉमन है कि ये इन सब में जिन टैक्स का बात किया गया है वो सब संघ सरकार ही लगाती हैं, क्योंकि सबसे पहले क्लास के शुरू में हमने बता दिया कि राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है उसमें किसी का हिस्सा नहीं होता है, बंटवारा होता ही नहीं है, तो उसमें प्रावधान की ज़रूरत ही नहीं है। राज्य जो सरकार टैक्स लगाती है वो राज्य खुद रख लेती है। जो संघ लगाती है उसमें इतनी कैटेगरी बनाई गई हैं कि संघ जो टैक्स लगाएगी उसमें लगाने का काम तो सभी में संघ करेगा, और फिर अलग अलग आर्टिकल में आपने देखा कि वसूलने का काम कहीं पर केंद्र कर रहा है, कहीं पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कर रहे हैं, और कहीं पर केवल राज्य कर रहा है। जैसे कि 268 में आपने देखा कि राज्य वसूलता है, राज्य खर्च करता है। 268A समाप्त हो गया। 269 और 269A में देखा कि संघ लगाता है, संघ वसूलता है और राज्य को सौंप देता है। यहाँ पर आपने देखा 270 में संघ लगाता है, संघ वसूलता है और बंटवारा करता है, राज्य के साथ में अपना शेयरिंग करता है। और 271 में आपने देखा कि ये विशेष सरचार्ज होते हैं जो संघ किसी कार्य विशेष के लिए अधिभार के रूप में लगाता है। अधिभार क्या है?
टैक्स के ऊपर टैक्स है। एग्जाम्पल के लिए समझें कि जैसे मैं 1 लाख रुपए टैक्स देता हूँ, इनकम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी इनकम पे 1 लाख रुपए टैक्स बनता है और सरकार ने अगर नियम बना दिया कि जो लोग 80,000 से ज़्यादा सालाना टैक्स देते हैं तो उस पर हम कुछ इतने % जो है एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे। टैक्स 1 लाख रुपए पर और टैक्स लगा दिया तो 2-4 हज़ार रुपये उसकी और बढ़ोतरी हो गई। तो इस तरह से सरकार ज़्यादा वसूल सकती है। तो ये किसके ऊपर भार आएगा? ये सिर्फ उसके भार आएगा जो एक लिमिट से ज़्यादा कमाते हैं। आम आदमी पे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सेस होता है, सेस भी टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, लेकिन ये सब पे आ जाता है क्योंकि ये कुछ ऐसे माध्यम से लगाया जाता है कि इसको इनकम से जोड़ा ही नहीं जा सकता। जैसे इस पेन पे सेस लगा दिया तो पेन तो सब खरीदेंगे, गरीब हो या अमीर, तो उस पे सबको देना पड़ जाएगा। और ये जिस काम के लिए लिया जाता है उसी काम पे खर्च किया जाता है, जबकि अधिभार किसी पे खर्च हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स का बंटवारा है वो किस प्रकार प्रावधान किए गए हैं। अब कुछ ऐसे भी राजस्व हैं जो टैक्स के अतिरिक्त आते हैं सरकार के पास में। देखिए कि सरकार की इनकम तो कई तरीक़ों से होती है। एक तो हो गई टैक्स के द्वारा यानी कर के द्वारा, दूसरा आप जानते हो कि सरकार के तमाम जो है उद्योग भी हैं, रेलवे है, डाक तार है, प्रसारण है, तो इस माध्यम से भी तो सरकार पैसा कमाती है जो बिना टैक्स वाला है। तो गैर राजस्व का वितरण कैसे होगा उस पे ज़रा हम बात करें। गैर राजस्व का वितरण यानी कि गैर कर राजस्व, ऐसे लिखें आप, गैर कर राजस्व का वितरण, कि वो इनकम जो टैक्स के अतिरिक्त है। देखिए सरकार आपके इनकम पे टैक्स ले लेती है, आपके वस्तुओं पर या सेवा पर टैक्स लगा लेती है, वो तो इनकम सरकार के पास है ही। लेकिन सरकार के आप देखते हो तमाम उद्योग भी हैं, जैसे सरकार की कुछ कंपनियां हैं, ONGC है, पेट्रोलियम के लिए हैं, बहुत सी आप कंपनियां देखते हो, डाक एवं तार सिस्टम है, बैंकिंग है, रेलवे है, इस तरह से सिंचाई से प्राप्त होता है, सिंचाई का पैसा लेती है सरकार है। तो इस तरह से तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार को इनकम होती है बिना टैक्स लगाए ही। तो वो इनकम कैसे बटी हुई है केंद्र और राज्य के बीच में, उसको कहेंगे गैर कर राजस्व का वितरण। तो इसमें देखिए केंद्र के पास में कहां कहां से पैसा आता है और कहां कहां से राज्य के पास में आता है। कुछ मुख्य हम बताएंगे आपको, वो आप देखिए। केंद्र किन किन चीज़ों से, जैसे आप लिख सकते हो डाक एवं तार, यानी डाकखाना से जो कमाई होती है सरकार की वो किसके पास जाती है? वो केंद्र के पास जाती है, क्योंकि ये संघ सूची का विषय भी है। बैंकिंग देखिए आप, बैंकिंग से भी जो लाभ होता है सरकार को वो सब केंद्र सरकार को जाता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी केंद्र में ही आता है। तो बैंकिंग है, डाक एवं तार है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जैसे कि ONGC है, जैसे कि कोई पेट्रोल निकालने की कंपनी है, जैसे खनन करने वाली कंपनियां हैं, आयरन की कंपनी, कोई भी स्टील, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, आप बहुत सी कंपनियां जो है सरकार की आप जानते हो, गेल है, सेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये सब क्या हैं? ये सब सरकार की कंपनियां हैं जो पैसा कमाती है, मुनाफा कमाती हैं। तो वो सब किसके पास जाता है? चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं तो ये सब पैसा सेंटर को जाता है। यही तो बंटवारा है कि इन कंपनियों का पैसा कौन लेगा? भाई सरकार, जनता की। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब है कि ये भारत की कंपनियां हैं, तो ये किसके पास पैसा जाएगा? स्टेट के पास जाएगा या सेंटर के पास जाएगा? तो ये सेंटर के पास जाएगा। इसी तरह की राज्य की भी अपनी अलग कंपनियां होती हैं। तो डाक तार आपने देखा, बैंकिंग है। एक और बड़ा क्षेत्र देखिए रेलवे। देखिए रेलवे पे जो टैक्सिंग सिस्टम है उसका हमने पीछे बताया कि जैसे पारेषण पे है या वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन रेलवे का मुनाफा भी तो होता है। भाड़ा ढोती है रेलवे, पैसेंजर ले जाती है, तो उससे टिकट से पैसा आता है। वो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो है वो केंद्र सरकार को जाता है रेलवे का। अब देखिए सिक्का एवं मुद्रा से जो कमाई होती है, सिक्का है, मुद्रा है, प्रसारण है, टेलीकास्ट, टीवी, रेडियो, ये सब किस में आता है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। अब क्या राज्य को कुछ बचता है? तो बिल्कुल राज्य के पास में भी है। जैसे सिंचाई है, इरिगेशन, सिंचाई से जो पैसा आता है वो राज्य सरकार के पास में जाएगा।
इसी तरह के जैसे कि यहाँ पर केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, वैसे राज्यों के भी होते हैं। राज्यों के सार्वजनिक उपक्रम, स्टेट पीसीयू, राज्य की कोई सार्वजनिक कंपनी है तो उसका पैसा राज्य को जाता है। कुछ जो है बैंकें होती हैं जिनमें राज्य की हिस्सेदारी होती है, रूरल बैंकें होती हैं, तो उनका प्रॉफिट राज्य को जाता है। वैसे बैंकिंग का तो ज़्यादा लाभ केंद्र को ही जाता है। वन है, जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट से जो इनकम होती है, लकड़ी वगैरह से जो भी है, वो सब राज्य को जाएगी। मत्स्य पालन है, मछली पालन, कृषि में ही तो आता है मछली पालन वगैरह, तो मछली पालन से तमाम पैसा सरकार को मिलता है, वो भी राज्य को जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये केंद्र और राज्य के बीच में उस पैसे का भी बंटवारा है जो बिना टैक्स लगाए सरकारें कमाती हैं। तो ये हो गया आपका राजस्व का पूरा वितरण। आशा है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में पैसा कैसे बंटता है। फिर भी केंद्र की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है, केंद्र के पास में बहुत पैसा पहुंच जाता है, इतना सब बंटने के सिस्टम के बावजूद भी। तो अब जो है अनुदान के रूप में जो है तमाम पैसा राज्यों को प्राप्त होता है। तो अनुदान क्या है, सहायतार्थ अनुदान, उसको देखेंगे हम। सहायतार्थ अनुदान जो अगला हमने टॉपिक बताया था उसको देखें। हेडिंग रहेगी सहायतार्थ अनुदान। सहायतार्थ अनुदान, ग्रांट्स, हेल्प के रूप में आप पैसा समझ लीजिए इसे। ये दो प्रकार का है। संविधान में जो है जो व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से अनुदान दो प्रकार के हैं। एक है विधिक, विधिक अनुदान, यानी कि आप कह सकते हो स्टेटूटरी, और एक है विवेकाधीन, डिस्क्रिशनरी, विवेकाधीन अनुदान। तो ये डिस्क्रिशनरी है और ये स्टेटूटरी है, ये विधिक है और ये विवेकाधीन है। तो इन दोनों में अलग अलग आर्टिकल में है। ये आर्टिकल जो है 275 है और ये आर्टिकल 282 है, 282, 275 एंड 282। दो प्रकार के ग्रांट्स हैं जो आपके संविधान में वर्णित हैं, विधिक और विवेकाधीन। तो विधिक अनुदान को सबसे पहले समझ लेते हैं। विधिक अनुदान क्या है? देखिए विधिक अनुदान क्या है। विधिक अनुदान, विधिक अनुदान देखिए क्या है। ये संसद द्वारा दिया जाएगा राज्यों को, संसद द्वारा राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर दिया जाता है। ये सब वित्त आयोग की सिफारिश पर है। ये किस पे है? ये वित्त आयोग की सिफारिश पर है। इसमें वित्त आयोग का पूरा रोल होता है अनुदान देने में। वित्त आयोग सिफारिश करता है कि अमुक राज्य को पैसे की ज़रूरत है तो उसको दिया जाए, यानी आवश्यकता है किसी राज्य को तो संसद द्वारा राज्यों को ग्रांट दिया जाता है, उसको विधिक अनुदान कहा जाता है। अब देखिए आवश्यकता पड़ने पर है, इसका मतलब है कि ये हर राज्य को नहीं दिया जाएगा और हर राज्य को बराबर भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि विधिक अनुदान बांटा जा रहा है तो अगर 28 प्रदेश हैं तो सभी 28 प्रदेश में दिया जाएगा, 1-1 लाख रुपए सबको दे दिया, ऐसा नहीं है। जिस राज्य को आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जिस राज्य को आवश्यकता हो, तो इसमें दो बातें निकल करके आती हैं, वो दोनों चीज़ें आप देखें। यानी सभी राज्यों को देना अनिवार्य नहीं है, पहली बात तो यही है। सभी राज्यों को देना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जिसको आवश्यकता है उसको दिया जाएगा। और सभी को बराबर देना भी अनिवार्य नहीं है, सभी को बराबर देना भी अनिवार्य नहीं है। अगर 2 राज्यों को या 3 राज्यों को दिया जा रहा है तो तीनों की आवश्यकताएं
अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है बिहार को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो बिहार को दिया जाएगा, और यूपी को कम पैसे की उस समय ज़रूरत है तो यूपी को कम दिया जाएगा। तो सभी को बराबर देना भी ज़रूरी नहीं है और सभी राज्यों को देना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान को दिया गया तो केरल को भी दिया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये वित्त आयोग की सब सिफारिश पर निर्भर करता है कि वो आकलन करे कहाँ पर कितने पैसे की ज़रूरत है। तो ये जो अनुदान दिया जाता है ये संसद द्वारा दिया जाता है और ये आर्टिकल 275 है। आर्टिकल 275 में इसका प्रावधान किया गया है विधिक अनुदान का, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स का। तो दो चीज़ें आपने देखी कि ये आवश्यकता जिस प्रदेश को है उसको दिया जाएगा, तो पहली बात ये है। दूसरा एक चीज़ और है कि इस अनुदान में कुछ प्रावधान ऐसा किया गया है कि जहाँ जहाँ पर जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ, तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भी ये अनुदान दिया जा सकता है। और जो क्षेत्र हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ यानी एसटीज ज़्यादा हैं तो उन क्षेत्रों में प्रशासनिक विकास के लिए भी ये अनुदान दिया जा सकता है। यानी कि एसटी के कल्याण के लिए, एसटी यानी अनुसूचित जनजातियाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी के कल्याण, उनके वेलफेयर के लिए एवं एसटी क्षेत्र के प्रशासनिक विकास के लिए भी दिया जा सकता है। विकास के लिए भी दे सकते हैं, संसद ही देगी। और ये भी सब किसकी सिफारिश पे होगा? ये भी वित्त आयोग की सिफारिश पर होगा। और इसमें असम भी शामिल है। प्रशासनिक एसटी प्रशासनिक क्षेत्र, असम में ज़िले हैं जहाँ पर उनको विशेष क्षेत्र घोषित किया गया है जो जनजातियों के लिए स्पेशल हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को वहाँ के प्रशासनिक विकास के लिए भी विधिक अनुदान दिया जा सकता है। और एसटीज के कल्याण के लिए, यानी जहाँ जहाँ एसटी हैं, जैसे मान लिया राज्य को अनुदान दिया जा रहा है तो केंद्र सरकार स्पेशली एसटी के उत्थान के लिए भी अनुदान दे सकती है। तो विधिक अनुदान में कुछ भी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो राज्य को आवश्यकता है उसी राज्य को दिया जाएगा, सबको बराबर देना अनिवार्य नहीं है। और ये दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो आम आवश्यकता के लिए और दूसरा स्पेशली एसटी के लिए भी दिया जा सकता है, उनके कल्याण के लिए और उनके क्षेत्र के प्रशासनिक विकास के लिए। तो ये होता है विधिक अनुदान। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान देनी है, वो है कि ये पैसा दिया कहाँ से जाएगा। तो ये पैसा जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से कंसोलिडेटेड फंड से। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत की संचित निधि क्या होती है, तो उसी संचित निधि से जो है ये अनुदान दिया जाता है। अब दूसरा देखिए विवेकाधीन अनुदान क्या है। सेकंड जो हमने बताया, जो डिस्क्रिशन के आधार पर दिया जाएगा यानी विवेक के आधार पर दिया जाएगा, वो भी जो है वित्त आयोग की सिफारिश उसमें भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि सरकार के पूरे विवेक पर निर्भर है, फिर भी जो है ये जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वित्त आयोग वगैरह, इनकी सिफारिश जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो विवेकाधीन अनुदान क्या है, देखिए जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। इसको देखिए क्या है विवेकाधीन अनुदान। देखिए विवेकाधीन अनुदान जो है वो यहाँ पे केंद्र एवं राज्य दोनों को पावर है। आप देखिए केंद्र एवं राज्य दोनों को शक्ति है कि वे लोक प्रयोजन हेतु अनुदान दे सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं। ये आर्टिकल 282 में लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला अनुदान देने का पावर जो है केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन महत्वपूर्ण केंद्र है क्योंकि केंद्र के पास बहुत पैसा है, वो राज्यों को इस तरह का अनुदान देती है। हालांकि राज्य के पास भी पावर है कि विशेष लोक प्रयोजन के लिए वो अपने राज्य में अनुदान दे सकती है। तो यहाँ पर हम जो विशेष पैकेज की बात करेंगे वो केंद्र द्वारा राज्य को जो अनुदान दिया जाता है विवेकाधीन, उस पे बात करेंगे। तो ये जो है सरकार की पूरी मर्जी पर निर्भर है, यानी ये सरकार के विवेक पर निर्भर है, विवेक पर निर्भर है।
इसमें ऐसा नहीं है कि किसको ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है, इससे लेना देना नहीं है। ये पूरी तरीके से सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वो किस लोक प्रयोजन के लिए, किस कार्य के लिए, किसको, किस प्रदेश को कितना पैसा देना चाहती है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि गुजरात में इस कार्य के लिए इतना फंड देना आवश्यक है, यहाँ पर ये चीज़ है, तो वो विवेकाधीन अनुदान दे सकती है। तो ऐसे में जो व्यवहारिक राजनीति में देखा जाता है कि जो एक जैसी दलों वाली सरकार वाले प्रदेश होते हैं, जैसे सेंटर में किसी एक पार्टी का शासन है और किसी अन्य प्रदेश में उसी पार्टी का शासन है, तो वहाँ पर इस तरह का अनुदान जाता हुआ ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अन्य लोग आरोप ऐसा लगाते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये आती है कि जो राज्य केंद्र के साथ जो है थोड़ा सहयोग बना करके काम करते हैं, उनको इस तरह का अनुदान मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो राज्य केंद्र के साथ थोड़ा एंटी रहते हैं, थोड़ा विरोध में रहते हैं, उनको इस तरह का अनुदान मिलने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि संविधान में इसको कहा गया है कि ये विवेकाधीन है, डिस्क्रिशनरी है, यानी कि ये जिसको चाहे उसको दे सकते हैं और जितना चाहे उतना दे सकते हैं। किसी राज्य को 10 रुपये दे सकते हैं, किसी राज्य को 20 रुपये दे सकते हैं, किसी को नहीं भी दे सकते हैं। ये सब कुछ उनके निर्भर है। हालांकि इसमें भी जो है वित्त आयोग की सिफारिशें काम आती हैं कि कहाँ कितनी ज़रूरत है, लेकिन वो सिफारिशें हैं, उसके आधार पर निर्णय लेना बाध्यकारी नहीं है। ये अनुदान विवेकाधीन अनुदान हो गया। तो सरकारें ये कब देती हैं? सरकारें ये देती हैं कोई योजनागत लक्ष्य की प्राप्ति है, जैसे कोई योजना है उसका टारगेट पूरा करना है तो उसके लिए ये पैसा देती हैं। कोई राष्ट्रीय योजना है लागू करवाना है स्टेट में, तो उसके लिए ये ग्रांट्स दिए जाते हैं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। तो आप समझ गए कि अनुदान, विधिक अनुदान और विवेकानुदान, दोनों प्रकार के विवेकाधीन और विधिक ये अनुदान होते हैं। तो वित्तीय संबंधों में हमने इसमें जो है देखा कि राजस्व का बंटवारा कैसे होता है, टैक्स का बंटवारा कैसे होता है, और गैर टैक्स वाला जो इनकम है उसका बंटवारा कैसे होता है, और फिर अनुदान के विषय में भी हमने जाना। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम जीएसटी पे बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी एक टैक्स से संबंधित बड़ा टॉपिक है। तो हम एक ही टॉपिक में, एक ही पूरी क्लास में जीएसटी और जीएसटी परिषद दोनों पे बात करेंगे, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि 101वां संविधान संशोधन क्या है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम वित्त आयोग की बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।